नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग? प्रतिमा ठाकुर, अवंतिका मिश्रा, अदिति साहू, खुशी, उपासना यदुवंशी, नेहा और बहुत सारे चीता क्लास के अंदर आ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से मुझे बता दीजिए। और आज बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर आप सभी को। यहां पर बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जिनका एग्जामिनेशन चल रहे हैं एसएससी जीडी के, तो उन सभी के साथ जो है मेरी बेस्ट विशेष है, उनके साथ प्लस उनके भाई बहनों के साथ भी है। टेंशन मत लेना, खुल के खेलना है, बड़ी बात यही है। ठीक है। और सनी राय क्लास के अंदर आ चुके हैं, देव की, आयुषी, निहारिका, बहुत सारे बच्चे और भी आ चुके हैं। तो एक बार मुझे बता देंगे कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है। ये वो बातें हैं जो आपको खास बनाती हैं। ठीक है, अच्छा लगा आपको यहां देखकर। चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांत जो है बहुत खास। अब इसके अंदर अब समझिए कि हम आज की क्लास में स्टार्ट क्या करने वाले हैं। देखो, संघ राज्य क्षेत्र वगैरह पढ़ने के बाद हम बहुत आगे आ चुके हैं, और आज जिस बारे में हम चर्चा करने वाले थे वो ये था कि फंडामेंटल राइट्स का वर्गीकरण किस प्रकार से है। बताओ कैसन बालल्ला। पुष्प कुमारी, हाँ सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। सर आपने इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा दूंगा, और बताओ जाओ मजे लो चलो चलिए स्टार्ट करना है बच्चे। अब हम यहां ध्यान दे रहे थे कि मैंडेट राइट्स से कुछ बिल ऑफ फंडामेंटल राइट ब्रिटेन में चलता है, लेकिन उस चीज को हम कभी अडॉप्ट नहीं कर पाए। अडॉप्ट हमने किया अमेरिकन से। अब हम बात करते हैं सीधा अपना जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए, संवैधानिक दृष्टि से मौलिक अधिकारों के विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़िए, हेडिंग डालिए। बहुत प्यार से हेडिंग बता रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स की हेडिंग है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार हमारे होते हैं, हम इनके बारे में और कुछ चर्चा करने वाले हैं। मौलिक अधिकार जो हमारे होते हैं, हम इनके बारे में और कुछ चर्चा भी करने वाले हैं। ठीक है, अब समझिएगा कि यहां पर जो मौलिक अधिकार आपको प्रतीत हो रहे हैं, इसके बारे में आप समझिए कि संविधान के भाग 3 में देखने को मिलते हैं। इस संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिलते हैं। संविधान का भाग 3, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आपको देखने को मिलते हैं। और संविधान के भाग 3 के अंदर जो इसके अंदर आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, आर्टिकल्स या अनुच्छेद, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, वो 12 से लेके 35 आपको देखने को मिलते हैं। 12 से लेके 35 आपको देखने को मिलते हैं। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से एक बात को समझिएगा। ये जैसे प्रियंका कह रही है सर मेरे पास पुराने नोट्स हैं, ठीक है वो चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो। अब इसमें समझिएगा कि पहला पॉइंट है कि सर इसको किस देश से लिया गया है। यह अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, लिए गए हैं। टेकन फ्रॉम अमेरिका, दीज आर टेकन फ्रॉम अमेरिका, दीज आर टेकन फ्रॉम अमेरिका। दीज आर टेकन फ्रॉम अमेरिका, ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखना। अब बात यही आती है कि देखो मौलिक अधिकारों को अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो सर जी इनके बारे में सबसे पहले इनका विभाजन पढ़िए, इनका क्लासिफिकेशन पढ़िए। विभाजन या क्लासिफिकेशन पढ़िए, क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। तो मौलिक अधिकारों का विभाजन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसमें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जो परिभाषा आधारित होंगे, कुछ परिभाषा संबंधी प्रावधान होंगे, परिभाषा प्रावधान। डेफिनेशन प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेशन प्रोविजन, डेफिनेशन प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा डेफिनेशन प्रोविजन के बारे में अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन प्रोविजन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, समझिए सर जो डेफिनेशन प्रोविजन है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं कि आपको एक बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा कि आर्टिकल 12 और 13 इसी के अंदर शामिल है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा
कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इसी में शामिल है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये परिभाषा यानी डेफिनेशन प्रोविजन देखने को मिलते हैं। इसमें पता लगता है मौलिक अधिकार के बारे में जितनी भी संबंधित परिभाषाएं हैं उनका विवरण आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार शैलेश और विशाल, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, हाँ, विशाल कह रहे हैं कि सर आप बहुत क्लासिक हैं, थैंक यू। और शैलेश कह रहे हैं कि सर आप जो है ना, आप ऑपरेशन थिएटर में हैं पॉलिटी और हिस्ट्री के, तो थैंक यू। ठीक है, चलिए अब समझिए। तो आपको यहां देखने को मिलता है बहुत क्लासिक तरीके से कुछ ऐसे प्रावधान जो बताते हैं केवल नागरिकों के लिए, केवल नागरिक फंडामेंटल राइट, केवल नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए। ठीक है, तो केवल नागरिकों के लिए, ओनली फॉर सिटीजन्स, ओनली फॉर सिटीजन्स, ओनली फॉर सिटीजन्स। कुछ ऐसे अधिकार है जो केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं, ओनली फॉर सिटीजन्स है। तो काइंडली नोट देम डाउन फटाफट से। तो वो कौन कौन से हैं जी? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, जब मैं आपको नागरिकता पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि नागरिकता क्या होती है। मैं आपको पीछे ले जाके बात बताता हूं, आखिरकार नागरिकता क्या होती है। मैंने ये बताया था मैंने आपको पढ़ाया था कि नागरिकता क्या होती है। नागरिकता के बारे में मैं स्पष्ट कर रहा था यह एक ऐसा अधिकार है जो किसी देश या स्थायी तौर पर रहे नागरिकों को प्राप्त होता है, जिससे वह अतिरिक्त अधिकारों की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि बेटा अगर आपके पास नागरिकता है, यह अधिकार है, तो आपको कुछ और अधिकार भी मिलते हैं। तो वही चीज आपको देखने को मिलती है कि अगर आपको कुछ अधिकार यहां पर मिलते हैं तो उसकी प्राप्ति के कारण आपको कुछ अन्य अधिकारों की प्राप्ति भी हो जाती है। तो वो समझिएगा, ठीक है, अन्य अधिकारों की प्राप्ति भी आपको यहां देखने को मिल जाती है। 15, 16, 19, 29, 30 आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड बात करते हैं। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, ऐसे अधिकार, ऐसे अधिकार जो सभी को प्राप्त है, जो सभी को प्राप्त है, जो सभी को प्राप्त है। कुछ ऐसे भी अधिकार होते हैं जो सभी को प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात यह होती है कि सबको जो प्राप्त होते हैं उन अधिकारों की बात करते हैं। राइट्स जो सबको प्राप्त होते हैं, ठीक है, राइट्स फॉर ऑल पीपल्स। अब ये सभी को प्राप्त है, पीपल्स के अंदर आपके नागरिक भी हैं और जो गैर नागरिक है वो भी शामिल है, तो सभी इसमें शामिल होते हैं। वो आप देख लीजिए वो कौन कौन से अधिकार होते हैं सर आपके। सर वो आपको देखने को मिलते हैं 14, ठीक है, इसके अलावा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये अधिकार सबको प्राप्त होते हैं, ठीक है, पीपल्स को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कुछ मतलब कुप्रथाओं का अंत करते हैं, कुप्रथाओं के अंत करते हैं कुप्रथाओं का अंत करते हैं। कुप्रथाओं का अंत का मतलब है कि ये एबोलिशन ऑफ बैड प्रैक्टिसेस, एबोलिशन ऑफ बैड प्रैक्टिसेस, एबोल्यूशन ऑफ बैड प्रैक्टिसेस। कुछ कुप्रथाओं का अंत यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो भाई जो बैड प्रैक्टिसेस होती हैं उनके एबोल्यूशन की अगर मैं बात करूं वो कौन से आपको देखने को मिल जाते हैं? एबोल्यूशन ऑफ बैड प्रैक्टिसेस। तो भाई एबोल्यूशन ऑफ बैड प्रैक्टिसेस आप इसमें लिखेंगे कौन कौन से हैं सर? ये आर्टिकल आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको कुछ ऐसे अधिकार देखने को मिलते हैं जो कि कुछ विशेष ही अधिकार होते हैं जिसको संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, जो वर्तमान में किसी को प्राप्त नहीं है, संपत्ति अधिकार होते हैं। अब दो प्रकार के, तीन प्रकार के अधिकार बचे हैं। संपत्ति अधिकार, कुछ ऐसे प्रकार के अधिकार हैं जिनके बारे में आपको यहां विशेष जानकारी अब जो है ग्रहण करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ ऐसे अधिकार होंगे, जैसे मान के चलिए मैं आपको बताता हूं, संपत्ति अधिकार होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी राइट होते हैं, संपत्ति अधिकार, प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट आपको देखने को मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी राइट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो प्रॉपर्टी राइट के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं वो प्रॉपर्टी राइट के लिए? आर्टिकल
आर्टिकल 31 होता है, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 44वें सीए के द्वारा 44th संशोधन के द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको डाल दिया गया 300A में, 300A आर्टिकल में डाल दिया गया। तो वर्तमान में कार्यरत नहीं है बच्चे। ठीक है, चलिए समझ में आई बात। कुछ ऐसे भी अधिकार होते हैं जैसे आपको देखने को मिलते हैं जो होते हैं संवैधानिक उपचार के, संवैधानिक उपचार के अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको बोलते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसको बोला जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल्स होते हैं वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल है। आर्टिकल 32 मेरे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल है। और बचते हैं कुछ विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन, प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल्स होते हैं, प्रोविजन आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल 33, 34 और 35, 33, 34 और 35। ठीक है, याद रखिए, ये आपको यहां देखने को मिल जाएगा, याद रखिए। चलो सर, जिस तरीके से आप आर्टिकल डिवाइड कर रहे हो आज तक किसी ने डिवाइड नहीं किया बेटा। इसके पीछे का रीजन यही होता है क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा होता हूं वो माध्यम है जिस माध्यम से शायद सर्वाधिक चीजों को समझने में आसानी हो सकती है। ठीक है, मैंने एक उम्र खर्च की है इस पे। ठीक है, निश्चिंत रहिए, आप नोट करिए और मुझे बताइए जैसे ही नोट हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैं आपके लिए कोई एक काम जो है कर सकता हूं, तो अगर मैं आपके लिए कोई एक काम करना चाहूं मन से, तो आप क्या चाहोगे कि मैं आपके लिए क्या करूं? मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं डायरेक्टली कि आई विल डू समथिंग फॉर यू। आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूं, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। वो चीज मेरे द्वारा आपके लिए की जाएगी अगर वो मतलब सूटेबल होती है तो। अब तुम मुझसे ये कहने लगो कि सर जो है आप नासा में साइंटिस्ट बन जाओ, तो वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या करूं, है बताइए, तो उसके बारे में मैं विचार करूंगा। मैं इस बारे में चाहता हूं, मैं आपके लिए और भी चीजें अच्छी करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए पूछ रहा हूं। चलिए, ओके, जीएस को खत्म कर दो। ठीक है, 7 करोड़ रुपए मुझे दे दो। अरे मेरे पास 7 करोड़ नहीं है लाडले। सर करंट अफेयर पढ़ा दीजिए ऐप पर। यार ऐप पे पढ़ाना, ठीक है ऐप पे पढ़ा दूंगा, चलो जाओ। एंशिएंट इंडिया पढ़ा दूं? हिस्ट्री यशवंत, ठीक है ठीक है, समझ गया आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप सभी की, अच्छा यहाँ पे मैं सभी से राय ले रहा हूं, तो जो ऐसे छात्र हैं जो इस क्लास को रिकॉर्डेड देख रहे हो, वो जीत राणा .77 पर भी मतलब आपका विशेष आग्रह जो भी है वो आप भेज सकते हैं मुझे। ये सुझाव नहीं, ये आग्रह है आपका। ठीक है, क्योंकि आपका जो आग्रह होगा उसको मैं उस हिसाब से देखूंगा, आग्रह के हिसाब से, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ इंडिया की सीरीज चला दो। ठीक है, क्वीन ऑफ इंडिया के बारे में सोचूंगा। सीपीओ की प्रैक्टिस, ओके ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये है फंडामेंटल राइट्स का विभाजन, इसमें आर्टिकल 12 और 13 को समझिए। पहले सबसे पहले हम आर्टिकल 12 और 13 को समझेंगे जो परिभाषा प्रावधान है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए और समझिए आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ठीक है, महत्वपूर्ण आर्टिकल समझिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उनको देखते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल समझते हैं कौन कौन से हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं कौन कौन से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए
तो आप देखिए सबसे पहले आर्टिकल 12, इसमें राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया? राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख यहां पर किया गया है। ठीक है, राज्य शब्द की परिभाषा का डायलॉग यहां पर किया गया है, समझिए। प्रीत बेटा ठीक है, मैंने सुन लिया। प्रीत आपकी बात जो है लॉजिकल है, उसके ऊपर हम काम कर लेंगे, बहुत तगड़ी बात है आपकी। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है, राज्य शब्द की परिभाषा इसमें दी गई है, परिभाषा इसमें दी गई है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट वर्ड इज गिवन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट वर्ड इज गिवन, डेफिनेशन ऑफ स्टेट वर्ड इज गिवन। तो स्टेट शब्द है उसकी परिभाषा यहां पर दी गई है। अब जो स्टेट शब्द है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या है? ऐसा निकाय, ऐसा निकाय जो संवैधानिक हो, संवैधानिक हो तथा जिसमें प्रशासनिक विशेषताएं हों, जिसमें प्रशासनिक विशेषताएं हों, विशेषताएं हों, प्रशासनिक विशेषताएं हों, जिसमें प्रशासनिक विशेषताएं हों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। नहीं खुशी, आपकी बात से हम सहमत हैं। ठीक है, यहां पे समझिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट मस्ट बी, इट मस्ट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट मस्ट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, इट मस्ट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स। और अगर ऐसा होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स है, देन इट विल बी गुड, इट विल बी गुड। ओके, होप यू गॉट इट, होप यू गॉट इट। ठीक है, समझ गए। अब उदाहरण सर पहले तो ये बात समझ आइए, ये बात समझ में नहीं आई। मतलब बेटा कोई भी ऐसी चीज जिसका संविधान में वर्णन हो और जिसमें प्रशासन चलता हो, प्रशासन चलता हो मतलब बेटा जिसमें कानून बनते हो, लागू होते हो और उसका संरक्षण होता हो, अगर ऐसा है तो वो राज्य कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा केंद्र सरकार है, हमारा केंद्र है, हमारा सेंटर है, तो सेंटर की अगर मैं बात करूं, क्या मैं सेंटर को स्टेट कह सकता हूं? क्या मैं सेंटर को स्टेट कह सकता हूं? सर इसको राज्य कह सकते हैं क्या? थोड़ी समझिए, क्या कह सकते हैं? जी हाँ, हम इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बाबू सेंटर जो होता है इसका प्रशासन भी होता है सेंटर में। ठीक है, ये बात तो आपको पता है कि सर सेंटर में प्रशासन होता है, संविधान के भाग 5 में दिया गया है कि इसमें प्रशासन तो होता ही होता है। और दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि ये संविधान में भी दिया हुआ है तो ये संवैधानिक भी हो जाएगा। तो क्योंकि इसके लिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और इसमें प्रशासन भी होता है, तो जी हां हम इसको एक राज्य कह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बात आई समझ में। दूसरी बात इसके अंदर क्या देखने को मिलती है? राज्य, स्टेट। राज्य या स्टेट की हम बात करते हैं, राज्य या स्टेट की हम बात करते हैं, राज्य या स्टेट की हम बात यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हम एक राज्य को स्टेट कह सकते हैं? राज्य को स्टेट या राज्य, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो क्या ऐसा संभव है? देखो ऑब्वियस ही बात है, राज्य तो राज्य होगा ही, तभी तो इसको नाम मिला था। और वैसे भी सर इसके अंदर भी दोनों फीचर्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और ये संवैधानिक भी, तो कह सकते हैं। क्या हम जिले को राज्य कह सकते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, क्या हम उसको राज्य कह सकते हैं? जिला, एक डिस्ट्रिक्ट, क्या हम इसको राज्य कह सकते हैं? तो जी हां बच्चे, इसको भी आप एक राज्य कह सकते हैं। मजे की बात यह है क्योंकि यह भी प्रशासनिक विवरण रखता है, इसमें भी प्रशासन चलता है। और मेरे बच्चे इतना ही नहीं, यह संवैधानिक भी होता है, और यह संवैधानिक भी होता है, और यह संवैधानिक भी होता है। ना कि सिर्फ इसमें विचार चलता है बल्कि यह संवैधानिक भी होता है, धानिक भी होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी होता है। ठीक है, दोनों ही चीजों के बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए। ओके भाई सचिन। अच्छा, मजे की बात यह है सर, इसके अलावा क्या हम यूपीएससी को एक राज्य कह सकते हैं? यूपीएससी को क्या हम यूपीएससी को एक राज्य कह सकते हैं? देखो यूपीएससी का जिक्र क्या संविधान में है? ये संविधान में जिक्र है इसका? हाँ सर, संविधान में क्यों नहीं है? आर्टिकल 315 में यूपीएससी बताया गया है। मैं ठीक है, क्या यूपीएससी के अंदर प्रशासन चलता है?
क्या यूपीएससी कानून बनाता है? जी हाँ, यूपीएससी कानून बनाता है। सर कैसे? बेटा यूपीएससी का काम होता है पेपर कराना, और यूपीएससी जब पेपर कराता है तो उसमें कानून बनाता है कि जो 21 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है वही पेपर दे सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत तरीके से पेपर देता है तो उसकी बॉडी टाइट कर दी जाएगी। तो कहने की बात यह है कि इसमें प्रशासन भी चलता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम इसको भी स्टेट कह सकते हैं। समझ में आई बात? दिमाग में आई है? इसको भी हम एक स्टेट कह सकते हैं, इसको भी राज्य कहा जा सकता है। सर क्या हम नीति आयोग को कह सकते हैं? बेटा नीति आयोग को नहीं कह सकते, क्योंकि नीति आयोग का संविधान में जिक्र नहीं है। सर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। एक्सेप्शन जैसे सर क्या एसबीआई को हम एक स्टेट कह सकते हैं? एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ बेटा उसको भी स्टेट कह सकते हैं, लेकिन वो तो संविधान में नहीं है, वो एक्सेप्शन में आता है। दरअसल उसमें जो चलने वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें सब चीज शामिल होती है इस वजह से। तो जितने भी सेंट्रल बैंक आपके देखने को मिलते हैं, सेंट्रल बैंक जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो सब के सब स्टेट कहला सकते हैं। इवन एनसीईआरटी भी आपका एक स्टेट कहला सकता है, नाबार्ड भी आपका एक स्टेट कहला सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। काइंडली इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरी परिभाषा है जो राज्य शब्द को परिभाषित करती है। सर ये तो संस्था है ना बेटा, संस्था तो भले ही है, संस्था तो भले ही है, लेकिन बेटा इसके अंदर प्रशासन चलता है, संवैधानिक है, ठीक है, संविधान में इसका जिक्र है। तो हमारे राज्य शब्द की परिभाषा में यही तो लिखा है कि संवैधानिक हो और उसमें प्रशासन चलता हो, बात खत्म। अब नाम है बच्चे का अभी, अभी कह रहे हैं कि मैं जुड़ा हूं अभी, तो कैसे करूं, कहां से करूं? प्लीज रिप्लाई। प्लीज बेटा आप ये समझो कि शुरुआत से देखो, प्लीज का कोई मैटर नहीं है, शुरुआत से देखो, बीच में से देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? बढ़िया। तो ये बहुत जरूरी सी बातें हैं जो मैंने आपको यहां बताई। जी हाँ, तो एनसीईआरटी स्टेट कैसे? बेटा एनसीईआरटी जो एक स्टेट है ये एक्सेप्शन में है, कुछ अन्य तरीके की विशेषताओं के कारण वो यहां पर देखने को मिलता है, वो अपवाद में लिख लेना। आगे बढ़ना, आर्टिकल 13 देखते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में, आर्टिकल 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 13 की बात करते हैं बढ़िया तरीके से। आर्टिकल 13 की बात करते हैं बढ़िया तरीके से। हेडिंग डाल लीजिए आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 के अंदर क्या बताया गया बच्चे? इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों के प्रति न्यायालय की स्थिति। ठीक है, चलिए, मौलिक अधिकार के प्रति या मौलिक अधिकार के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायालयों की स्थिति, न्यायालयों की स्थिति, मौलिक अधिकार के संदर्भ में न्यायालयों की स्थिति। ठीक है, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। पोजीशन या फिर ऑफ लिख लीजिए कोर्ट्स विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट्स विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, याद रखना। अब बात को समझिएगा, जैसे मौलिक अधिकारों की चर्चा मैंने यहां पे की है, तो यहां कौन कौन से न्यायालयों की बात की गई? सारे न्यायालय यहां पर नहीं बताए जाते, यहां बहुत कम न्यायालय बताए गए। जैसे यहां केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की गई है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की बात की गई है, और उच्च, इन्हीं दो प्रकार के न्यायालयों की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ही बात की गई है। बाकी सारे न्यायालय इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, चलिए, ठीक है बेटा, इसको लिखिए फटाफट। क्या लिखा हुआ है कि देखिए, मौलिक अधिकारों को न्यायालयों के द्वारा, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों की गारंटी, मौलिक अधिकारों की गारंटी न्यायालय द्वारा दी जाती है। मौलिक अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी अधिकारों को न्यायालयों द्वारा आरोपित किया जाता है, न्यायालयों द्वारा लागू कराया जाता है।
कराया जाता है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स imposed by fundamental rights imposed by courts। ठीक है, याद रखना। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे समझिएगा, परिस्थितियां हैं कुछ, और वो परिस्थितियां कैसे समझना। मौलिक अधिकारों के असंगत होने पर, मौलिक अधिकारों के असंगत होने पर, मौलिक अधिकारों के असंगत होने पर, तो मैंने बताया मौलिक अधिकारों के असंगत होने पर, अगर ये असंगत हो जाता है देन, तो मौलिक अधिकारों के असंगत होने पर अल्पीकरण संभव है, अल्पीकरण संभव है। तो मौलिक अधिकार अगर असंगत होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, इफ फंडामेंटल राइट्स बिकेम इनकंसिस्टेंट, असंगत यानी इनकंसिस्टेंट, and then it may be derogated। तो अगर आपके मौलिक अधिकार इनकंसिस्टेंट होते हैं तो वो डेरोगेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अब जैसा मैंने बताया कि अगर इनकी इनकंसिस्टेंसी दर्ज होती है देन ये डेरोगेटरी होते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। देखो, अब जो हमारे मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं, जो मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं, अगर आपने अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के मौलिक अधिकार की मतलब धज्जियां उड़ा दी, तो फिर आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। अल्पीकरण का मतलब ये होता है किसी चीज में कमी होना, डेरोगेट का मतलब होता है किसी चीज में कमी करना, और इसका मतलब तो आप समझ रहे हो, असंगत होना, जो मतलब सही ना रहा हो। ठीक है, टू मेक समथिंग रिड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड अल्पीकरण। तो होगा क्या मेरे बच्चे, जैसे अब क्लास के अंदर है एक अमित नाम का चीता है और एक जो है सचिन है। तो हम मान के चले अमित जो है, अमित का ब्याह था, ब्याह तो समझते हैं ना, शादी थी। तो अमित का ब्याह था, तो दूसरी तरफ से अपना सचिन पहुंचा वहां अमित के ब्याह में। अमित के ब्याह में जाके कहने लगा सचिन कि भाई चीता छोरा है कति, चार जगह बात करे था, समझ गया, ये वो भैया, इसने जब पुलिस ने दबोच दिया। तो तू अमित के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है? अरे, तो जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तो वहां पे कहता है सचिन कि जी मुझे तो अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 19 बोलने का अधिकार, कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। बात तो सही, अधिकार तो प्राप्त है, मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता, वो अपनी बात को पब्लिकली कह सकता है, उसने कह दी। लेकिन बेटा जब इसने अल्पीकरण करके ना अपनी बात कही तो मैटर हो गया डिस्टर्ब। कैसे सर जी? अमित के पास भी तो एक अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 21। वो क्या सर जी, वो क्या अधिकार होता है बेटा? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आपकी प्राइवेट बात प्राइवेट रहनी चाहिए, प्लस गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आपकी बेइज्जती कर देगा, तो आपकी बेइज्जती से बचाना भी एक प्रकार का अधिकार है, ये मिलता है। लेकिन इसने क्या करा, इसने अपने आर्टिकल 19 के चक्कर में सचिन ने अमित के आर्टिकल 21 के धज्जी उड़ा दी। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया असंगतिकरण। अगर ऐसा होता है तो उसका आर्टिकल 19 में अल्पीकरण होगा, उसमें असंगतिकरण होने की वजह से अल्पीकरण यानी कमी हो जाएगी, फिर उसका 19 कंसीडर नहीं होगा, उसको सजा मिलेगी। ठीक है, समझ में आई बात? ये होता है यहां पर। अच्छा, आर्टिकल 13 में एक बात और बताई गई है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार नहीं बनाया जाएगा जो पर्सनल लॉज को मतलब चेंज कर दे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब समझिए, यहां आर्टिकल 13 में एक बात और बताई गई है कि ऐसे मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार लागू करने के लिए, मौलिक अधिकार लागू करने के लिए पर्सनल लॉ में परिवर्तन नहीं होगा, पर्सनल लॉ में परिवर्तन नहीं। अब बड़ी बात होती है कि पर्सनल लॉ क्या होते हैं। बेटा पर्सनल लॉ आपको देखने को मिलते हैं, बेसिकली पर्सनल लॉ क्या होते हैं? पर्सनल लॉ है मेरे बच्चे जो धार्मिक होते हैं, धार्मिक, जैसे धर्म के आधार पर, जैसे शरीयत लॉ ऑफ 1937, ये सारे के सारे। ठीक है, हाँ जी, बस
मैटर यही है। तो कहने की बात यह है कि पर्सनल लॉ जो धर्म रिलेटेड होते हैं, पर्सनल लॉज जो होते हैं ना धर्म रिलेटेड, जितने भी आपके पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, वो कहीं ज्यादा बढ़िया काम करेंगे फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले। लेकिन अगर यहीं यूसीसी लागू हो जाएगा आर्टिकल 44, तो ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 13, हाँ आर्टिकल 13 के खंड भी हैं, लेकिन वो जानने जरूरी नहीं है। बिल्कुल शैलेश, आपका दिल से इंतजार है, आप जब भी आएंगे हम आपके समर्थन में यहीं मिलेंगे आपको। सर इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है जीएस का, क्या याद करें क्या ना करें समझ में नहीं आता। बेटा सुनो, अब है, आप ना मेरे साथ पॉलिटी पढ़िए, आपको पॉलिटी याद हो जाएगी। आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़िए, आपको हिस्ट्री याद हो जाएगी। आप मेरे साथ स्टैटिक पढ़िए, आपको स्टैटिक याद होगा। इकोनॉमिक्स पढ़िए, आपको इकोनॉमिक्स याद होगा। निश्चिंत रहिए आप। अब बताओ, अगर समझ में आ गया है तो। क्या आपने राजा परमार के बारे में पढ़ाया है? हाँ बेटा पढ़ाया है, इंस्टाग्राम पे रील भी पड़ी हुई है राजा परमार की, परमार भोज जो है उनकी पड़ी हुई है रील। ठीक है, जब नोट हो जाए तो बताना। अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर मौलिक अधिकार के प्रकारों की। ठीक है चलिए, ठीक है चलो। सब पर्सनल लॉ को हिंदी में बेटा पर्सनल लॉ ही बोला जाता है, धर्म आधारित कानून। अब जैसा मैंने बताया ये सब चीज, अब यहां पे आप लिखेंगे, देखो अभी जो मैंने यहां पे बताया था बेटा, वो मैंने बताया था मौलिक अधिकारों का विभाजन। अब मैं पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकारों का प्रकार। तो हेडिंग डालिए अब, मौलिक अधिकारों का प्रकार। मौलिक अधिकारों का प्रकार हेडिंग डाल लीजिए। मौलिक अधिकारों का प्रकार हेडिंग आप डाल लीजिए। मौलिक अधिकारों का प्रकार, मौलिक अधिकारों का प्रकार, अधिकारों का प्रकार हेडिंग डाल लीजिए। मौलिक अधिकारों का प्रकार, तो कहने की बात ये हो जाएगी मौलिक अधिकारों का प्रकार कि यहां पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कितने हैं, शुरुआत में 7 थे अब 6 हैं। टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इनको बोलते हैं मौलिक अधिकारों का प्रकार। प्रारंभ में 7 हुआ करते थे। प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। करंटली दे आर 6, इनिशियली दे वर 7। currently they are 6, currently they are 6 and initially it was 7. Now we talk it about it. जैसे पहला आपको देखने को मिलता है समानता का अधिकार, समानता। दूसरा स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता। तीसरा आपको देखने को मिलता है शोषण के विरुद्ध, शोषण विरुद्ध। चौथा धार्मिक। पांचवा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। फिर संपत्ति भी हुआ करता था, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कौन सा? अपना संवैधानिक उपचार, धानिक उपचार। अब बीच में आपको जैसा मैंने बताया कि आपको इसमें एक संपत्ति का भी देखने को मिलता था, जो अब देखने को नहीं मिलता, और देखने को मिलता तो था। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे, थोड़ा इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे समानता यानी इक्वालिटी, स्वतंत्रता यानी आप कह सकते हैं इक्वालिटी, स्वतंत्रता को हम कह सकते हैं फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। रिलीजियस, कल्चरल, कल्चरल, ठीक है, और रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और इसको लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसमें समझिए आर्टिकल कौन कौन से हैं भाई। इसमें है आर्टिकल 14 से 18,
इसमें है आर्टिकल 19 से 22, इसमें है आर्टिकल 23 से 24, इसमें है आर्टिकल 25 से 28, इसमें 29 से 30, यह 31 हुआ करता था पहले, यहां 32 है। बेटा प्रकार है ये। दैट इज आर्टिकल 31 दैट इज करंटली हैड बीन रिवोक्ड, दैट हैज बीन करंटली रिवोक्ड, संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, रिवोक कर दिया, कब किया था? 44 CAA के द्वारा 1978 में, और इसी को आर्टिकल 31 से हटा के कहां भेज दिया गया? 300A में, 300A में। ठीक है, चलो क्या हुआ? अच्छा, गर्मी। नोट हो गया है तो बता दो भाई। सर संपत्ति का अधिकार, अच्छा, अरे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बेटा बुक जो है मैंने जैसा बताया था, यस बुक मेरी आती है भारतीय संविधान, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा ये वो किताब का नाम है, बट वो अभी वर्तमान में उपस्थित नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जल्द ही वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ये कौन है? तनु। कह रही है यशोदी बल्ले बल्ले। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नोट कर मारा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे हम राइट टू इक्वालिटी देखेंगे, सबसे पहले इक्वालिटी को पढ़ेंगे। वर्तमान में देखो 7 है, वो हो रहे हैं ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये जो है ये खत्म कर दिया गया है, ये वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, ये अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब ये नहीं देखने को मिलता, स्ट्राइक ऑफ। ठीक है, चलो जी, अब बताइए फटाफट से, बताइए, हेडिंग डालिए, समानता का अधिकार। एक बच्चा एक लाइन लिख रहा है, बड़ी क्लासी लाइन लिख रहा है कि तू है तो इस दुनिया में रखा क्या है, तू है तो इस दुनिया में रखा क्या है, और तू नहीं तो इस दुनिया में बचा क्या है। वाह, कौन है वो? खैर मुझे बताइए कि कौन है वो जिसके लिए आपने इतनी गहरी बात लिख दी। सीता बात थी यार, एकदम बहुत गहरी बात लिख दी आपने ये तो। ठीक है। अरे बेटा टाइम लगता है, अच्छी चीजों को होने में टाइम लगता है, टाइम लगता है। आगे बढ़िए। हेडिंग डालिए, समानता का अधिकार। हेडिंग डालिए, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, इसके बारे में समझते हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को अब देखिए कैसे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे आर्टिकल कहां से कहां तक है, 14 से 18, तो सबसे पहले आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, कानून की नजरों में सभी समान होंगे, इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब कानून के समक्ष समानता, समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। चलिए, इसका मतलब है कानून की नजरों में सभी समान होंगे, कानून के लिए आप कहां से आते हैं, कोई हो कहीं से हो, कानून को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज इसमें बताई गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ में। दरअसल इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए प्रोविजन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, एक ऐसा प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहां से लिया गया प्रावधान है? ब्रिटेन से लिया गया है। कानून की नजरों में सभी समान होंगे, कानून की नजरों में सभी समान होंगे।
कानून के सामने, कानून की नजरों में सभी समान है, के लिए सभी समान है, सभी समान है जी। बट इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहां पर, ठीक है, समझिए। कुछ अपवाद अर्थात कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, एक्सेप्शन आपको देखने को मिलते हैं, और वो अपवाद या एक्सेप्शन आप समझिए कौन कौन से हैं। ये सबसे पहले आपको इसके अंदर देखने को मिलता है आर्टिकल 361, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई भी कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता, मुकदमा नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। तो जो प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, चलो, जो प्रेसिडेंट होंगे या जो आपके गवर्नर होंगे, प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन नॉट फेस लीगल प्रोसीजर। प्रेसिडेंट और गवर्नर एंड गवर्नर won't face legal procedure, legal charges। हालांकि इसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें होते हैं, ठीक है, चलिए। अब देखो सर, क्या राष्ट्रपति किसी का सिर में चोट मार दे तो भी नहीं होगा? नहीं होगा। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेगा उसके ऊपर कोई सजा नहीं होगी। राष्ट्रपति वो अपने पद से हट जाएगा, रिटायर्ड है तो होगा जी, हो सकता है, लेकिन तब के काम के लिए जो उसने तब किया हो। इसने बीच में जब तक वो कार्यकाल में रहा, उतने बीच में किए गए किसी कार्य पर कोई भी आरोप नहीं लग सकता। सर क्या सीएम पर चल सकता है ऐसा कोई मामला? जी हां, सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे प्रशासन जो है कार्रवाई कर सकता है, कड़ी कार्रवाई कर सकता है, पर प्रेसिडेंट या गवर्नर पर नहीं कर सकता, ठीक है। आगे ऐसा ही एक आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल 105, ये भी इसका ही एक अपवाद है, आर्टिकल 105। संसद में दिए भाषण को लेकर सांसद पर कार्यवाही नहीं होगी। संसद में दिए भाषण पर संसद में दिए भाषण पर सांसद पर कार्यवाही नहीं होगी, कार्यवाही नहीं होगी, कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है, चलो। पार्लियामेंट्री स्पीच, जो पार्लियामेंट्री स्पीच होंगी, पार्लियामेंट स्पीच विल बी लीगल प्रोसीजर फ्री, लीगल प्रोसीजर फ्री, लीगल प्रोसीजर फ्री, लीगल प्रोसीजर फ्री, लीगल प्रोसीजर फ्री आपकी होंगी, राइट, जी हाँ। 194 में क्या ऐसी प्रोसीजर है? जी हाँ, 194 में भी ऐसी है। 194 भी कुछ इसी तरीके का देखने को मिलता है। आर्टिकल 194 में भी कुछ इसी प्रकार की बातें हैं। अब आर्टिकल 194 क्या कहता है? विधानमंडल में किसी भी भाषण पर विधायक पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। विधानमंडल के भाषण को लेकर, विधानमंडल के भाषण को लेकर, विधानमंडल के भाषण को लेकर, के भाषण को लेकर कार्यवाही नहीं होगी, लेकर विधायक पर कार्यवाही नहीं होगी। विधानमंडल के भाषण को लेकर विधायक पर कार्यवाही नहीं होगी, पर कार्यवाही नहीं होगी, नहीं होगी। नो लीगल प्रोसीजर, नो लीगल प्रोसीजर ओवर, नो लीगल प्रोसीजर ओवर legislative speaks, no legal procedure on MLA over legislature speech। so legislature speech नहीं होगी, ठीक है, चलिए। तभी एक दूसरे से लड़ते हैं, तभी आज छोड़ने की बात करते, तब ये लड़ते हैं। 195 नहीं, 194 होगा बेटा ये। और रुपेश
194 होगा। कुछ जगहों पे 195 लिखा हुआ है, वो गलत है बाबू, ठीक है, वो गलती से लिखा गया है। सर राहुल गांधी को जेल क्यों हुई थी? क्योंकि राहुल गांधी ने वो स्पीच जो दी थी वो कर्नाटका में खुली मंच पे दी थी, ठीक है, वो कर्नाटका में खुली मंच पे दी थी राहुल गांधी ने वो स्पीच, इसलिए हुई थी। 2019 खुली मंच, वहां पे उन्होंने कहा ये जितने भी चोर होते हैं इनके नाम में मोदी क्यों आता है, इस वजह से उनके ऊपर सजा हुई, कार्रवाई हुई। ये पूरा मैटर है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे आर्टिकल 100, आर्टिकल 15 समझो। 100 क्या है? आर्टिकल 15 समझे। हम्म, हाँ बेटा रूपेश, मैंने बता तो दिया कि वो कैसे था। 194 है बाबू इसमें, है ना। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो बोल पाए, संसद में बोलने का अधिकार भंग ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, अब पढ़िए आर्टिकल 15। यह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार इसमें बताया गया, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अरे बाप रे, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। किसी भी स्थान पर भेदभाव जो है नहीं जो है होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो समझिए क्या है मैटर, यहां पे क्या है। मैटर कुछ इस प्रकार से रेडी किया जाता है, मैटर कुछ इस प्रकार से रेडी किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से लिंग जाति धर्म वर्ग जन्म स्थान, लिंग जाति धर्म वर्ग जन्म स्थान, जन्म स्थान व रंग आधारित आधारित भेदभाव नहीं होगा, नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। सर क्या मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम जिला न्यायालय में जा सकते? नहीं जा सकते संध्या, नहीं जा सकते। नो डिस्क्रिमिनेशन ओवर, डिस्क्रिमिनेशन ओवर जेंडर, कास्ट, रिलीजन। ठीक है, चलो, या इसको बोलते ग्रुप, बर्थ प्लेस एंड रेस, ग्रुप बर्थ प्लेस एंड रेस, रेस का मतलब होता है रंग। ठीक है, चलिए। अब यहीं पे आरक्षण का जो जन्म होता है वो बेसिकली यहीं से हुआ है। कैसे? पहले इसके कुछ सब क्लॉजेज हैं वो समझिए। 15 का 2 समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति सभी के प्रयोग के लिए होगी। सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति सभी के प्रयोग के लिए है, सभी के प्रयोग के लिए है, के लिए है। ठीक है, याद रखना। यानी पब्लिक प्रॉपर्टी इज फॉर एवरीवन, पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन, एवरीवन, पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 15 के 3 में लिखा हुआ है महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान संभव है, महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान संभव है। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस, विशेष प्रावधान संभव है। स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस,
स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजन रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट 15 का 4 यहां लिखा हुआ है पिछड़े वर्ग, पिछड़े कमजोर वर्ग, पिछड़े कमजोर वर्ग SC ST या अदर के लिए प्रावधान संभव है। स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकन क्लासेस, 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 जितनी भी ऐसी क्लासेस हैं जो वीकन क्लासेस हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन यहां पर दिया गया है। याद रखेंगे आप, बहुत बढ़िया। तो ये बात भी बेटा आपको यहां देखने को मिल जाएगी कि पिछड़े वर्ग के लिए ये किस प्रकार से मैटर चलता है। ये एक प्रकार से इसके अंदर देखने को मिलता है, ये इसमें एक्सेप्शन की भांति देखने को मिलता है, अपवाद की भांति देखने को मिलता है, या एक्सेप्शन की भांति देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। चलिए बेटा, मेरे हिसाब से रिजर्वेशन ठीक है या नहीं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। रूपेश का एक सवाल है, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स खत्म क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में भी कल चर्चा होगी। हाँ बेटा, अंतिमा केस हो सकता है। सर एज डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या करें? एज डिस्क्रिमिनेशन तो देखिए वो योग्यता का आधार होता है, एज के आधार पर केवल योग्यता का आधार होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एज कोई बेस नहीं हुआ। ठीक है, चलो कैसी रही आज की क्लास बताइएगा, और अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अच्छा, एक मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा ये 15 का 4 कब जोड़ा गया था? शुरुआती तौर पर ये नहीं था, 1951 में इसको जोड़ा था, 1951 में जोड़ा था इसको। किसको? 15 के 4 को। 15 का 4, 16 का 4, 19 का 4, ये 1951 में जोड़े गए थे। अच्छा, मेरी एक बात को समझना बेटा, कि मेरे ख्याल से अगर आप मुझे सोशली फॉलो करना चाहते हैं तो jeetrana.77 पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप वाकई में वो स्ट्रेटेजी चाहते हैं जिससे आपके एग्जाम में बहुत मदद मिले, प्रैक्टिस चाहते हैं, तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जीत राणा GS। आपका चैनल है वो, कभी कभी चला मैं लेता हूं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप अपने ही चैनल को पूरी तरीके से सबको बताइए, जैसे शिवांगी, धर्मेंद्र, मोनू, अवंतिका, प्रतिमा, आयुषी और जितने भी बच्चे हैं, निशा, सब तगड़े तरीके से करा दीजिए, उसको बता दीजिए। कंप्यूटर की क्लासेस भी वहां स्टार्ट होंगे जल्दी ही, और उस पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको विशेष ध्यान से देखा करिए। ठीक है, चलो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और जल्दी ही इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स सबके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।